हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमारे सेट नंबर 1 से 10 सॉल्व हो चुके हैं मैथ्स कंप्लीट रिवीजन बैच के। अब अपने यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए हार्डली 30 डेज बचे हुए हैं। तो हम लोगों का अब जो अप्रोच रहेगा वह ऐसा नहीं है कि बहुत स्लोली चलें या बहुत डीप में जाके हम लोग पढ़ें किसी कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग प्रैक्टिस के नज़रिए से देखते हैं कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। और प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग यहाँ से 30 क्वेश्चंस डेली पर सेट पे दे रहे हैं। इससे आपको, और हम लोगों ने ये भी याद रखा है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएं कि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर उनको कवर करते हुए चलें। सेट नंबर 11 में हम लोगों ने पीवाईक्यू डाले हैं। जैसे पिछले सेट में था तो 2021 के यूपीएसआई के पीवाईक्यू थे। इसमें 2011 से 2018 तक के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आप लोग इस वीडियो पे जो क्वेश्चंस कराए गए हैं इनकी सेट वाइज हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पे अपलोड कर दी गई है। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है इस वीडियो के नीचे। वहाँ से जाके आप लोग अपने आप से पहले ट्राई करिएगा क्वेश्चंस का, उसके बाद यहाँ से वीडियो देखना। नंबर 2 बात, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चंस पे डाउट है इस वीडियो के अंदर तो आप लोग कमेंट में अपना इशू रेज कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल का डिस्कशन ग्रुप है एक, उस पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और अगर उस पर हमें लगेगा कि कोई इशू जो है वो जेन्यून है और उस पर शार्ट वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो हम लोग वहीं पे द परसिस्टेंट ऑफिशियल के डिस्कशन ग्रुप पे हम लोग अपलोड कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 56 की पावर 283, 141 की पावर 283 और 125 की पावर 254 के अंतिम 2 अंक क्या हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के पहले 2 बातों का ध्यान रखना है कि जैसे 10 कैसे बनता है, जब 2 और 5 का मल्टीपल होता है। 100 कैसे बनेगा, 2 के 2 हो जाएं और 5 के भी 2 हो जाएं, तब अपना 2 2 4 और 55 25, 25 चौको 100, 2 जीरो आ जाएंगे लास्ट में। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग इसमें करेंगे, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करके हम लोग चेक करते हैं इसको। तो देखते हैं क्या बोला। 56 की पावर 283, 56 में 8 गुणे 7 लिखा है तो 8 की पावर 283 लिखा है और हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है। हमें 8 8 मिल गया और यहाँ से 5 निकाल लेते हैं तो 5 की पावर 3 की पावर 254 लिख गया। हमें तो जो अभी पीछे बताया कॉन्सेप्ट पे कि 2 और 5 का जब गुणा करते हैं तो 0 1 मिल जाता है हमें, और जब 2 के 2 हों और 5 का 2 हो और उनका गुणा करते हैं तो डबल जीरो आते हैं। तो इस पे 8 के गुणनखंड कर देंगे तो 2 और 2 इससे 2 ले लिया क्योंकि हमें लास्ट के 2 डिजिट ही चाहिए। और 5 से 5 की पावर तो बहुत ज़्यादा है, इससे हम 5 के निकाल लेते हैं 2। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो अपने मिल जाएंगे लास्ट में। यही क्वेश्चन ने पूछा था। फर्स्ट का डी पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं, ना पूरा कर पाएंगे एग्जाम टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। पानी से पूरी तरह भरे हुए एक पात्र का भार 16.5 किलोग्राम है। जब यह पात्र 1/4 भरा होता है तब उसका भार 5.25 किलोग्राम होता है। खाली पात्र का भार क्या है। तो मान लिया ये अपना पात्र है, इस पात्र का खुद का वेट हमने मान लिया यक्स, और जो इसमें तरल भरा हुआ है उसका वेट हमने मान लिया डब्लू। तो यक्स प्लस डब्लू की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या दी है, 16.5 पहली लाइन से। और दूसरी लाइन पे जब यह पात्र 1/4 भरा है तो पात्र का वजन तो अपना यक्स है ही है और वेट का 1/4 है, W/4 है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 5.25 किलोग्राम दी है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं माइनस माइनस करके। तो W माइनस W/4 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 11.25। 3W/4 की वैल्यू आ गई 11.25। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 15, 3.75 आ गई वैल्यू।
W/4 की, तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 4 का गुणा कर देते हैं, 15 आ गई। W की वैल्यू हमें 15 मालूम चल गई, जो उसके अंदर लिक्विड भरा था उसका वेट 15 मालूम चल गया। तो क्वेश्चन ने पूछा था खाली पात्र का भार क्या है, अगर W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 15, तो यक्स जो अपना माना था खाली पात्र का भार, तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जब 16.5 में 15 घटाएंगे 1.5। करेक्ट आंसर अपना सी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या इतने की विभाजक है। तो पहले हम ऑप्शन पे अपने चेक करते हैं। 15 लिखा है, तो 15 कैसे बनता है, 3 × 5 के मल्टीपल से। 18 कैसे बनता है, 2 × 9 के मल्टीपल से। और 16 की डिविजिबिलिटी का रूल अभी हम बता रहे हैं। 14 का क्या होता है, 2 × 7 से। तो अगर 15 और 18 का देखना है तो पहले 15 का देखने के लिए 3 और 5 से चेक करना है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट में 0 या तो 5 हो, तो यह संख्या अपनी 5 से और कट रही है। नेक्स्ट अगर 3 से देखना है तो इनका डिजिट का योग करते हैं, कितना आएगा, 6 7 6 13, 13 4 17, 5 22, 1 23, 2 25, 8 33, 1 34, 1 35, 2 37। डिजिटल सम 37 आ गया, इसका डिजिट का योग 37 आ गया। तो ये 5 से तो कट रही थी लेकिन 3 से नहीं कटेगी, 3 से 37 नहीं कट रहा है, तो 15 से नहीं कटेगी। अब 18 से चेक करते हैं, ये संख्या 2 से तो अपनी कट रही है, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए 2 से कटने के लिए। तो संख्या तो 2 से कट गई, लेकिन 9 से कटने के लिए जो इनका डिजिट का योग है वो भी 9 से कटना चाहिए। तो ये आता है अपना योग करके आया है 37, जो 9 से नहीं कट रहा है, तो 18 से भी नहीं कटेगा। अब 16 से चेक करते हैं। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कट जाए तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी, तो लास्ट के 4 डिजिट अपने लिखते हैं। 1120 आ गया, 16 से भाग दिया, 16 7 112, पूरा कट गया, मतलब कि ये 16 से कट जाएगा। करेक्ट ऑप्शन अपना सी हो गया। और 14 के लिए 2 से तो कट ही रहा है, और 7 से हम लोग मैनुअली भाग दे के चेक कर लेंगे, लेकिन अपना ऑप्शन 16 जब मिल गया तो उसे देखने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड का सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, एक समान आयतन वाली 2 बोतलों में 2:3 और 7:3 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर दोनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है तो बड़ी बोतल में दूध और पानी की मात्रा में अंतर ज्ञात करना है हमें। दूध और पानी की मात्रा का अंतर हमें ज्ञात करना है। अगर इसका आयतन 200 लीटर है और यह पूरी तरह से मिश्रण से भरी हुई है, जो अपनी बड़ी बोतल है उसका आयतन कितना है, 200 लीटर। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, समान आयतन वाली 2 बोतलों को। तो जो इसमें बड़ी बोतल में जो 2 बोतलों को डाला गया है, 2 बोतलों का लिक्विड, तो वो समान आयतन की थी, मतलब पहली पे भी 100 लीटर रहा होगा और दूसरी पे भी 100 लीटर रहा होगा। क्वेश्चन ने बोला था पहली पे 2:3 के अनुपात में है दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर 2 और 3 के अनुपात में है, तो 100 को 2 और 3 के अनुपात में तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 मिल्क आ गया और 60 वाटर आ गया। अब दूसरी पे चेक करते हैं, 7 और 3 के अनुपात में है मिल्क और वाटर, तो इसको 100 को 7 और 3 के अनुपात में डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 70 और 30। अब 40 और 70 अपना मिल्क है, मिल्क की वैल्यू कितनी आ गई, 110, और वाटर की वैल्यू 60 और 30 90, तो इनका डिफरेंस कितना आया, 20। यही क्वेश्चन ने पूछा था, फोर्थ का बी। नेक्स्ट, अर्जुन 8,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदता है, वह अग्रिम राशि के रूप में 3500 का भुगतान करता है। तो अगर अर्जुन ने 8,000 का मोबाइल खरीदा होगा तो अग्रिम राशि के रूप में 3500 का तो उसने तुरंत पेमेंट कर दिया, तो 3500 हम लोग इस पे माइनस कर देते हैं, कितना बचा, 4500। अब आगे क्या बोला है, और बाकी का भुगतान 18 महीने बाद करता है, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगता है। बाकी का मतलब 4500 पे उसे 18 महीने बाद देगा और 18 महीने में 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज लगनी है। तो PRT/100 से कर लें, या तो 4500 लिखें इंटू 18, अगर 1 साल में 8% है ब्याज की दर, तो 1.5 साल में कितनी होगी, 18 महीने में 12%। तो इसका 12 का गुणा कर देते हैं, अपन 100 कर देते हैं, 12% 4500 का निकाल लेते हैं। 12 पंचे 60 66, 12 चौक 48 से 54, 540 रुपये उसे SI के रूप में देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा है मोबाइल फ़ोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि कितनी है। तो 8,000 रुपये तो उसने देना ही देना है,
उसके साथ 540 रुपये ब्याज के भी देने हैं। कितने हो गए? 0, 4, 5, 8, 8,540। करेक्ट ऑप्शन अपना ए हो गया, 5 का ए। नेक्स्ट देखते हैं। किसी कक्षा के छात्रों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं। प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? हमने मान लिया बच्चे क्लास में x थे, तो अब पहली लाइन पढ़ते हैं। प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। बच्चों की संख्या अपनी यक्स है, तो यक्स का 1/8 एक बच्चे को मिली है, तो प्रत्येक बच्चे को यक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यक्स बच्चे अपनी क्लास में थे। ये आ गई अपनी टोटल पहली वाले इक्वेशन से। दूसरे पे क्या बोला था? यदि बच्चों की संख्या आधी होती, बच्चे हमने यक्स माने थे, तो बच्चों की संख्या आधी होती, हमने x/2 लिख दिया, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलती? 16। ये भी अपना टोटल है। इनको इक्वल कर देते हैं। x²/8 बराबर 8x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 64। x की वैल्यू हमें 64 मालूम चल गई। तो क्वेश्चन ने पूछा कुल कितनी नोटबुक बांटी गई। कुल नोटबुक अपनी चाहे पहले वाले इस टोटल से निकाल लें या सेकंड वाले टोटल से निकाल लें। तो अगर पहले वाले से निकालते हैं तो 64 × 64/8 करेंगे। 8 × 8 64 और 8 × 64 512। करेक्ट आंसर अपना डी हो गया, 6 का डी। नेक्स्ट देखते हैं। एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों में मासिक औसत खर्च 720 था। अगले 4 महीनों में औसत 695 रुपये था और अंतिम 5 महीनों में औसत 732 रुपये था। यदि पूरे वर्ष में कुल बचत 1632 रुपये हुई थी तो परिवार की मासिक आमदनी ज्ञात करनी है। तो पहले 3 महीने में कितनी थी? 720। तो पहले 3 महीने का टोटल निकाल लेते हैं। 3 × 720 करेंगे, कितना है? 72 त्रिका 216। अब आगे देखते हैं। 4 महीनों में औसत 695 थी, तो 4 × 695 करेंगे टोटल निकालने के लिए। 4 महीनों की गुणा करते हैं। 4 × 5 = 20, 2 असील, 4 नहीं 36, 2 38, 3 असील, 4 × 6 = 24 और 3 27। आगे क्वेश्चन ने बोला है अंतिम 5 महीनों में औसत 732 रुपये था, तो 5 महीनों का टोटल निकाल लेते हैं। 732 मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। 5 दूनी 10, 1 असील, 5 × 15 = 16, 1 असील, 5 × 7 = 35, 1 36। तो ये अपने पूरे 1 महीने का आ गया। इतने रुपए उसने व्यय किए हैं, तो टोटल कर लेते हैं इनका। 0, 8 × 6 = 14, 6 × 20, 2 असील, 7 × 3 = 10 और 6 × 16, 1 असील और 5 × 3 = 8। 8600 रुपये उसने व्यय किया होगा और साथ में उसकी कुल बचत 1632 रुपये हुई है। तो 1632 और इसमें जोड़ देते हैं तो अपना टोटल उसकी इनकम आ जाएगी वार्षिक। ये अपना एक्सपेंडिचर था व्यय और ये उसकी बचत सी सेविंग। तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करते हैं तभी तो अपनी इनकम आती है। तो इनकम की वैल्यू कितनी आ गई? 2, 3, 6, 6, 12, 1 असील, 10,232 रुपये। ये तो अपनी आ गई उसकी वार्षिक इनकम। क्वेश्चन ने पूछा था औसत मासिक आमदनी, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 12 से इसको भाग दे देते हैं। 10,232 भागे 12, 12 × 8 = 96, 6 बचा, 6 × 63 आ गया, 12 × 5 = 60। अब बचा 12 × 5 = 60, 3 2, तो 12 दूनी 24 और 12 × 5 = 60। 852.5 रुपये उसकी मासिक औसत आमदनी आ गई। तो इसके नज़दीक कौन सा करेक्ट ऑप्शन अपना है? ए। 854 तो बहुत दूर हो जाएगा, 853 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। दो व्यक्ति ए और बी की आय का 2:3 के अनुपात में और इनका व्यय 4:7 के अनुपात में। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपये बचाता है तो उनकी आय क्या अंतर क्या है? तो ए और बी की आय में क्या था अनुपात? 2:3। उनका व्यय कितने का था? 4:7 का। 2 और 3 पे कितने गैप है? 1 का। 4 और 7 में कितने गैप है? 3 का। तो गैप बराबर कर लेते हैं। तो इसमें ए और बी पे इस वाली अनुपात में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। और ये अपनी 1 का मल्टीप्लाई नीचे वाले अनुपात में करते हैं तो 4 और 7 आ गए। अब 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आ गया, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 आ गए। ये अपनी सेविंग आ गई, ये अपनी इनकम थी, ये अपना एक्सपेंडिचर था, ये अपनी सेविंग आ गई। अब अपनी सेविंग इक्वल हो गई।
दो दो आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा है तो उनकी आय में अंतर क्या है। इनकम अपनी 6 और 9 है, तो डिफरेंस कितने का है, 3 का। और 2 की वैल्यू सेविंग, ये अपनी 2 की वैल्यू क्वेश्चन ने 4000 दी है, 2 की वैल्यू 4000 दी है। यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 6000 रुपये उसकी आय आ गई। आय का अंतर 6000 रुपये। या तो इसको आप लोग बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं ऐसे। अगर उसका अनुपात कितने का था इनकम का, 2 और 3 के अनुपात में इनकम थी, इनकम। और इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर व्यय प्लस बचत। तो अगर हम इसको इनकम को 2x और 3x मान लें तो 2x ए की रही होगी और 3x बी की रही होगी। अब इसमें 4000 रुपये प्रत्येक बचाता है, तो 2x माइनस 4000 कर दें और 3x माइनस 4000 कर दें बराबर। अब इनका व्यय का अनुपात निकल आएगा, क्योंकि इनकम में अगर सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगा, तो व्यय का अनुपात निकल आएगा 4/7। या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लें, तब भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर, राजेश ने 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपये उधार लिए। 2 साल के बाद ऋण चुकाने के लिए उससे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो जब 10% CI पे चेक करना रहता है तो पहले साल के लिए तो 10% रहती है, दूसरे साल के लिए 21% हो जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। तीसरे साल के लिए 33.1% होती है। तो अब 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 100 रुपये उधार लिए थे, तो 2 साल के लिए पूछा गया था, 2 साल के लिए तो 21% इसका हो जाएगा। तो 100 का जब 21% निकालेंगे तो आ गए 21 रुपये। 21 रुपये उसके CI आ गए। क्वेश्चन ने पूछा था कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, मतलब मूलधन को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, मिश्र धन पूछा है उसने, तो 121 आ गया। अब अगर आपको ये 21% कैसे आया ये पता लगाना है तो ऐसे बेसिक से और चले जाते हैं। A+B+AB/100 होता है सक्सेसिव का फार्मूला, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट का। ए की वैल्यू 10 और बी की दूसरे साल भी 10% बढ़ा था, 10 लिख दिया, प्लस 10 गुणे 10 आ गया 100/100, 100 कैंसिल हो गए, 10 10 20 और 21% आ गए। ऐसे 21% आया। तीसरे साल का भी सक्सेसिव से ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, श्री मुकेश एक व्यापारी हैं जिनके पास ए और बी उत्पाद ए में 40% लोहा और 60% जस्ता मौजूद है, और उत्पाद बी में 35% लोहा, 40% जस्ता और 25% कांस्य मौजूद है। अगर उत्पाद ए और बी 1:4 के अनुपात में मिलाए जाएं तो क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होंगे। तो ये लिखते हैं कि क्या क्या उसके पास चीजें थी, लोहा, जस्ता और कांस्य। तो हमने लोहा यहाँ लिख लिया और जस्ता डिनोट कर दिया यहाँ पे और कांस्य यहाँ पे। पहले ए पे क्या था, 40% लोहा था और 60% जस्ता था। दूसरे पे क्या था, 35% लोहा था और 40% जस्ता था और 25% कांस्य था। तो इनका पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 2 और 3 के अनुपात में यहाँ पे आ गया। इस पे परसेंटेज सब कैंसिल हो गए, 5 से काटेंगे 7, 5 40 और 5 आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला था ए और बी को 1:4 के अनुपात में मिलाना है, तो इसका कितना आ गया योग 5 ए का, और बी का कितना आ गया 8 7 15 5 20। कैंसिल करेंगे 1 और 4, ये ऑलरेडी 1 और 4 के अनुपात में ही आ गया, तो हमें इसमें रेशियो में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है, 1:4 पे है ही। तो अब इसका हम लोग योग कर लेते हैं, इनको मिला लेते हैं। तो लोहा के सामने कितना आ गया रिजल्टेंट, जब दोनों को मिलाएंगे 7 2 9, जस्ता 8 3 11 और कांसा 5 बचा रहेगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता है। तो लोहा अपना कितना है 9, कितने पे 11 9 20 5 25 पे, 25 गुणे 100 कितना आ गया 25 को 100, 9 चौको 36%, ये अपना आ गया लोहा। अब क्वेश्चन ने पूछा जस्ता, जस्ता के लिए देख लेते हैं। जस्ता अपना 11 है, टोटल कितना था अपना 25 गुणे 100, जस्ता आ गया 25 को 100, 11 चौक 44%, 44% अपना जस्ता आ गया।
तो 36 और 44 ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 10 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 4.858585 की भिन्नात्मक संकेत पद्धति क्या है? 4.858585 डॉट 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 डॉट। तो इस पे बार लगा के हम लोग लिख लेते हैं। 4.85 के ऊपर बार लग जाएगा क्योंकि 85 का ही रिपीटिशन हो रहा है। अब 4.85 के ऊपर बार है तो 4 लिख सकते हैं प्लस 85 और 85। अभी पिछली क्लास में हमने क्या बताया था कि जितने के ऊपर बार लगा रहता है उतने 9 नीचे लिख लेते हैं और जितने के ऊपर बार नहीं लगा रहता उतने 0 लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 85/99 को सॉल्व करना है। तो 99 आ गया एलसीएम अपना। 4 ने 36, 3 असिल 4 ने 36 और 3 39, 396 प्लस 85, 396 85 घटाएंगे 481 आ गया, 481/99। करेक्ट ऑप्शन अपना ए हो गया। अगर यहीं पे बार 85 पे ना लग रहा होता तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसे हम लोग करते। जैसे मान लो 4.8535353 होता तो कैसे करते? 4 को यहाँ पे लिख लेते, 4 पॉइंट हो जाता, 853 बार हो जाता। अब 4 प्लस 853 तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं, बार को हटा के कैसे भिन्नात्मक फॉर्म p/q पे लिखते हैं। 853 लिख लिया, माइनस जितने के ऊपर बार नहीं लगा उसको घटा दिया, अपान जितने अंकों में बार लगा है उतने 9 लिख दिए और जितने पे नहीं लिखा है उतने 0 कर दिए। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर बार ना लगा होता पूरे पे, दशमलव के राइट साइड में अगर पूरे पे बार ना लगा होता तो ऐसे सॉल्व करते, अगर पूरे पे बार लगा है तो ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। समीकरण 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/a प्लस 1/6 बराबर इतना है तो सरल बनाए और ए का मान ज्ञात करना है। ए का अगर मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? 1/a को छोड़ के 1/6 को और बाई साइड अब शिफ्ट कर लेते हैं। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/a बराबर 2/6 को कैंसिल करते हैं तो 1/3 आ गया, प्लस 1/3 प्लस 2/3 ये आ गया अपना। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, 8 9 16 8 24 आ गया। यहाँ पे आ गया 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ पे 4 प्लस 1/a बराबर, इधर का एलसीएम लेते हैं 3 आ गया और ऊपर जुड़ के 4 हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं। 12 6 18 3 21 4 25/24 प्लस 1/a बराबर 4/3 के है। और सॉल्व करते हैं। 25/24 को राइट साइड में ले जाते हैं तो 1/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3 माइनस 25/24 बराबर कितना आ जाएगा? 4/3 24 त्रिका 72 आ गया यहाँ पे, या 24 ही रख लेते हैं एलसीएम तो 3 8 24 8 चौको 32 माइनस 25। 1/a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/a की वैल्यू आ गई 32 में 25 घटाएंगे 7, 7/24। तो क्वेश्चन ने पूछा a की वैल्यू 1/a की नहीं पूछी है तो एक अपोजिट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/7। करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? बी, 24/7। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना ज़्यादा और बानो से 2 गुना ज़्यादा समय लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो 2 घंटे में वो काम खत्म कर सकती हैं। बानो को पूरा काम अकेले करने में कितना वक्त लगेगा? तो हम लोग पहले टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं तीनों का। पूजा, चारू और बानो। अगर पूजा को हम लोग 6 रख दें तो चारू कितनी है? क्वेश्चन ने क्या बोला था? पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना ज़्यादा समय लगती, तो चारू 2 रही होंगी, तभी तो 2 3 6 3 गुना हो गया। आगे क्वेश्चन ने बोला था बानो से 2 गुना ज़्यादा वक्त लेती है पूजा, तो यहाँ 3 रहा होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ये अपना आ गया टाइम का रेशियो। अब अगर इफिशियंसी का रेशियो निकालना है तो इसका उल्टा होता है। उल्टा के लिए हम लोग इसके एलसीएम से भाग दे देते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 6, 6 से भाग देते हैं तो 1 आ गया यहाँ पे। 6 पे इस पे 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। 1:3:2 के अनुपात में आ जाएंगे इफिशियंसी का रेशियो। तो क्वेश्चन ने बोला था यदि तीनों एक साथ काम करें तो 2 घंटे में काम खत्म कर सकती हैं। तो तीनों एक साथ काम करवाना है इनको, तो तीनों की दक्षताओं का योग करेंगे। 3 1 4 2 6 कितने दिन में खत्म कर सकती हैं? 2 दिन में। अब क्वेश्चन ने बोला था पूरा काम अकेले किसको करवाना है? बानो को। बानो की एफिशिएंसी अपनी 2 है तो 2 से भाग दे देते हैं। 6 दिन या 6 घंटे करेक्ट आंसर आ गया।
14 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। 1/3 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, कितनी आएगी 0.33। 7/23 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ जाएगी 0.30। फिर आगे कुछ आएगा। 2/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की 14.26 होती है, तो इसकी 2/7 की कितनी आ जाएगी, अराउंड 28.28 आ जाएगा। 5/14 की कितनी आ जाएगी 0.35। अब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटा अपना कौन सा है, ये वाला, तो 2/7 अपना पहले लिख लिया। उससे बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो 7/23 लिख दिया। उससे बड़ा कौन सा है, ये वाला 1/3 वाला, 1/3 लिख दिया। और लास्ट 5/14 हो गए। किस पे मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन पे मैच कर रहा है, 15 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक फल बेचने वाला अंगूर 23% की हानि पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन सही बाट से 30% कम है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या। इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एसपी अपना जो ओल्ड है अपान सीपी ओल्ड इंटू फ्रैक्शन बराबर एसपी न्यू अपान सीपी न्यू, ये ऐसे करते हैं। एसपी ओल्ड अपना कितना है, अगर 23% की हानि पर बेच रहा है तो 77 पे बेच रहा होगा 100 की चीज को, और फ्रैक्शन इस पे कौन सी वर्क कर रही है, ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन सही बाट से 30% कम है। एक्चुअल में वह उससे 100 रुपए की पूरी कीमत का ले रहा होगा 100% का, लेकिन उसको सामान कितनी दे रहा होगा 30% कम 70। ये अपनी फ्रैक्शन वैल्यू लग जाएगी 100/70। ये अपना एस पी न्यू अपान सी पी न्यू जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है उसके बराबर हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, 77/70 एस पी अपान सी पी जो न्यू वाला है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 7 ज़्यादा है सी पी से, 70 से इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 10% आ गया करेक्ट आंसर, लाभ 10% हो जाएगा। ये हो गया एक तरीका करने का। अगर इस तरीके से नहीं करना है, वैसे तो यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका, समझाने के लिए इतना लंबा कर दिया, नहीं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता, दो लाइन में, मैक्सिमम 3 लाइन में। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक फल बेचने वाला अंगूर 23% की हानि पर बेचता है, तो 100 की चीज कितने में बेच रहा होगा 77 में, और ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन सही बाट से 3% कम है, तो सीपी तो अपना 70 रहा होगा ना उस व्यापारी के लिए, क्योंकि उसने 30% कम दिया है, तो उसने सामान कितने की दी है 70 की, लेकिन लिया कितना 100। इनको रेशियो को कंबाइन कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 70 से 77 आ गया। 70 अपना सीपी था और ये अपना एसपी था, फिर वही आ जाएगा 7/70 गुणे 100 10%, या तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, 100 को दो भागों ए और बी में विभाजित किया जाता है। तो 100 को ए और बी में विभाजित किया जाता है, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू 100 है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, अगर ए और बी का व्युत्क्रम मतलब 1/a प्लस 1/b बराबर 1/24 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी बाई ए बी बराबर 1/24 हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो 2400 बराबर ए बी के हो जाएगा। बड़ी संख्या निकालनी है, तो ए बी की या तो वैल्यू इसमें पुट कर दें, ए बी से ए की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन पे अपनी, तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लें, या तो अपने अकॉर्डिंग मान रख के चेक कर लेते हैं। तो अगर 60 और 40 को रखा तो 2400 होता है, और 60 और 40 को जब इसमें सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तब भी 1/24 आ जाएगा। 1/60 प्लस 1/40 करेंगे तो 1/24 आ जाएगा। तो इसका 60 और 40 आ गई, दो संख्या में मालूम चल गई, तो बड़ी संख्या कौन सी है, फर्स्ट 60, करेक्ट ऑप्शन अपना बी हो गया, 17 का बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्या टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी। संख्या कितने से कितने तक टाइप करनी है, 1 से 800 तक। तो पहले एक डिजिट की संख्या देख लेते हैं, एक डिजिट की कितनी संख्याएं होंगी, 1 से 9 तक कितनी संख्या, 9 संख्याएं, ये टोटल संख्याएं हैं। 9 संख्याओं का यूज करने पड़ेगा, मतलब 9 की स्ट्रोक दबाने पड़ेंगे। अब 9 के बाद जैसे ही हम लोग 10 से जाएंगे, 10 से 99 तक, तो 2 की स्ट्रोक दबाने पड़ेंगे। तो इनकी संख्या कितनी निकलेंगी, हम लोग कैसे करते हैं, 99 माइनस 10 प्लस 1, कितना आ गया 99 में 10 घटा 89, 1 90।
90 आ गई संख्याएं, लेकिन हर एक संख्या को दबाने के लिए उसमें 2 की स्ट्रोक दबाने पड़ेंगे। जैसे 10 लिखना है तो 10 को अगर लिखना है कंप्यूटर पे तो 2 की स्ट्रोक दबाने पड़ेंगे, जैसे 1 और 0। तो वैसे ही 90 अगर संख्याएं हैं 2 अंकों की तो 2 की स्ट्रोक पर से एक संख्या में लगते हैं, तो 9 दूना 18, 180 की स्ट्रोक लगेंगे। आगे जैसे 99 के बाद आगे चलेंगे, 100 आया, 100 से 800 तक पूछा है, 800 तक जाने में 3 अंकों की संख्याएं मिलेंगी, तो पर संख्या पे 3 की स्ट्रोक दबाने पड़ेंगे। तो इसमें संख्याएं पहले निकाल लेते हैं। 800 माइनस 100 प्लस 1, तो कितना आ गया? 800 में 100 घटाएंगे 700 प्लस 1। अब 700 प्लस 1 आ गया 701। अब ये 3 अंकों की संख्याएं थी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 त्रिक 2100, 3 आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी टोटल। तो यहाँ से 9, यहाँ से 180 और यहाँ से 2103, तीनों का योग कर लेते हैं। 2103 प्लस 180 प्लस 9, 9 3 12, 1 हासिल, 8 1 9 और 1 1 2 2, 2292 अपना करेक्ट आंसर आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिकोण की परिधि 90 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल का पता लगाना है। मान लिया हमारा एक त्रिभुज ये है, इसकी एक भुजा में 9 सेंटीमीटर मालूम है। आगे क्वेश्चन ने बोला दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर, मतलब अगर इसको हमने x मान लिया तो ये x प्लस 1 होगी, तभी तो इनका डिफरेंस 1 का आएगा। अब क्वेश्चन ने बोला था यदि त्रिकोण की परिधि 90 सेंटीमीटर है, हम लोग इसकी परिधि निकालते हैं। 9 प्लस यक्स प्लस 1 है अपने परिधि, और ये कितने के बराबर है? 90 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 80। तो x बराबर कितना आ गया? 40। ये अपनी भुजा 40 की आ गई और ये अपनी भुजा आ गई 41 की, ये वाली भुजा। तो 40, 41 और 9 ट्रिपलेट होता है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं। 20 आ गया, 9 दूना 18, 180 करेक्ट आंसर हो गया। अगर आप ये नहीं जान पा रहे हैं ये ट्रिपलेट हैं, समकोण त्रिभुज है, तो आप बेसिक से कर सकते हैं, बेसिक वाला फार्मूला। जैसे अब उसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, यस, तीनों परिधि का आधा करके। उसके बाद फार्मूला अपना लगा देंगे, अंडर रूट यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इससे भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात कितना होगा? या तो आप इसमें दो तरीके हैं, या तो आप बेसिक से करिए या तो एलिगेशन से। तो पहले हम लोग एलिगेशन वाला तरीका देख लेते हैं। तो सब सेकंड में दिया है, तो अगर हम लोग सेकंड पे टाइम पे मतलब एलिगेशन लगाएंगे तो अपनी वैल्यू किसकी निकलेगी? गति की। गति का अनुपात हमें मालूम चल जाएगा। तो पहली ट्रेन कितनी थी? 54 सेकंड टाइम लेती थी। दूसरी ट्रेन कितनी लेती थी? 90 सेकंड। और उनका रिजल्टेंट कितना टाइम हुआ दो एक दूसरे को पार करके? 74 सेकंड। इस पे एलिगेशन लगा देते हैं। 90 में 74 घटाएंगे कितना आएगा? 16। और 74 पे 54 घटाएंगे कितना आएगा? 20। यहाँ लिख लिया। तो 4 और 5 के रेशियो पे उनकी गति का अनुपात होगा। ये हो गया अपना एलिगेशन का तरीका, बहुत इजीली सॉल्व होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप अपना बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक से देख लें कैसे करना है। जैसे मान लिया हमारी ट्रेन 1 जो थी, अपनी ट्रेन 1, उसकी स्पीड हमने s1 मान ली और उसकी लेंथ ट्रेन की l1 मान ली। ट्रेन 2 अगर अपनी है तो उसकी स्पीड s2 मान ली और उसकी लेंथ l2 मान ली। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड और 90 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो पहली ट्रेन को पहले देखते हैं। 54 सेकंड का टाइम लगा, कितनी? L1 दूरी तय करने में S1 स्पीड से। दूसरी ट्रेन को कितना टाइम लगा? 90 सेकंड, L2 दूरी, S2 स्पीड से। ये आ गई अपनी क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ने बोला अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं, एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं, तो 74 सेकंड लगे, कुल दूरी कितनी हो गई? L1 प्लस L2 अपान कुल स्पीड कितनी हो गई? क्योंकि विपरीत दिशाओं में चल रही थी तो स्पीड जुड़ जाएंगी, S1 प्लस S2। अब इसमें L1 की स्पीड, L1 का मान रख देते हैं। L1 का मान कितना आ गया? 54 S1
प्लस L2 का मान रख दिया 90 S2 अपान S1 प्लस S2। या तो आप ऐसे सॉल्व करिए, बहुत लेंदी चला जाएगा। अब या तो आप एलिगेशन से करिए, एलिगेशन वाला मैंने पहले ही बता दिया, बहुत इजीली सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या है। पहले मान लिया तीन क्रमागत संख्या, पहली हमने मान ली x-1, दूसरी x और तीसरी x+1, तीन क्रमागत संख्याएं हो गई। क्वेश्चन ने बोला इनका योग 12 है, तीनों का योग करते हैं। 3x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू 4, तो संख्या हमारी तीनों कौन सी आ गई 4 - 1 3, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, संख्या में 3 4 5 पता चल गई। क्वेश्चन ने पूछा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल, मतलब 4 और 5 का मल्टीप्लाई, 20 आ गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन पे नहीं है, ये ऑप्शन पूर्ण गलत है, 20 आएगा करेक्ट आंसर। ये उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक में पूछा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, आप या तो क्वेश्चन गलत बोल सकते हैं या तो ऑप्शन गलत है, इसका आएगा आंसर 20। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10, 15 एवं 25 की पंक्तियों में खड़े हों और एक पूर्ण वर्ग बनाए, उनकी न्यूनतम संख्या क्या है। तो सिपाही कैसे खड़े थे 10, 15 और 25, इनका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा 150। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि इसका पूर्ण वर्ग बनाना है और उनकी न्यूनतम संख्या रखनी है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के चेक करते हैं, 150 को पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा, जो न्यूनतम संख्या भी हो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 150 चेक करते हैं, पहले 3 से काटेंगे, 3 गुणे 50 आ गया, 3 गुणे 2 गुणे 25 आ गया, 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आ गया। तो ये तो अपना परफेक्ट स्क्वायर पे जा रहा है, 5 5 का इसको मिल पा रहा है, इन दोनों को 3 और 3, 3 एक को 3 नहीं मिल पा रहा है, इसको 2 नहीं मिल पा रहा, तो ये दोनों का हम लोग इसमें गुणा करा देते हैं। 3 दूना 6 का इस पे अगर हम लोग गुणा करा दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 15 छक्का 90, 900 आ गया करेक्ट आंसर अपना बी, 22 का बी। नेक्स्ट देखते हैं। एक टी शर्ट 750 में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है, अगर बिक्री मूल्य 4% से कम होता है तो मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। क्वेश्चन ने बोला एक टी शर्ट 750 रुपए में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है, तो अगर टी शर्ट 100% की थी सीपी तो वह कितने पे बेच रहा था एसपी 125%। 125% की क्वेश्चन ने वैल्यू दी है और निकालनी कितने की हम लोग सीपी निकाल लेते हैं, 100 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, 125% की क्वेश्चन ने वैल्यू 750 दी है। कैंसिल करते हैं, 12 छंग 72, ये 6 बार चला जाएगा, 600 आ गया उसका सीपी और उसका एसपी कितना था 750। अब क्वेश्चन ने बोला अगर बिक्री मूल्य 4% से कम हो जाता है मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। एसपी अपना 4% से कम कर देते हैं 750 को, तो 4% से कम करते हैं, कितनी आ जाएगी वैल्यू 75 दुनाई 150, 15 दुनाई 30, 30 रुपए आ जाएंगे 4%, तो इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ गया एसपी अपना नया वाला कितना आ गया 720, 720 आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला कितने परसेंट की कमी आएगी मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो 720 यहाँ है एसपी और सीपी 600 है, तो कितने का मुनाफा हुआ 120 का, कितने से 600 से इंटू 100, कितना आ गया 20%। 20% ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, 23 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है। तो मैंने मान लिया संख्या यक्स थी, तो यक्स के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाता है, मतलब यक्स से ही इसको घटाया जा रहा होगा, तो यक्स माइनस कर देते हैं, या तो इसको ऐसे लिख लेते हैं x माइनस एक्स इंटू 5/9 गुणे 4/5, इसकी वैल्यू कितनी आती है 300। सॉल्व करते 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9 एलसीएम आया, 9x माइनस 4x बराबर 300, तो 9 में 4 गया 5x, 5x बराबर 9 × 2700। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 2700/5, 5 25, 5 को 20, 540 आ गई। x की वैल्यू अपनी 540 आ गई, संख्या में 540 मालूम चल गई। अब संख्या नहीं पूछी, उस संख्या का 5/6 भाग पूछा है, तो इसका 5/6 कर देते हैं, 6 नाम 54, अपना 45, 450 रहा होगा उसका करेक्ट आंसर, 24 का ए।
नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। 250 में कितने विभाजक हैं? 250 में कितने विभाजक हैं मतलब उसके कितने गुणनखंड हैं ये पूछा है। तो 250 लिखते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं, या तो आप ऐसे करके निकाल लीजिए, 2 1 2 5, फिर 5 2 7 1 8, फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, 5 से 1, या तो 250 को इसे डायरेक्ट भी सोच सकते हैं माइंड में कि 2 आएगा तो 125 बचेगा, या 5 की पावर 3 लिखा है। तो अगर गुणनखंडों की पूरी संख्या निकालनी रहती है तो कैसे करते हैं? 2 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर देते हैं, 2 आ गया, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 5 की पावर 3 है तो 3 पे एक और बढ़ा देंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8। करेक्ट आंसर अपना ए आ गया, 25 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है और वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9470 है। तो 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था? मान लिया 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य यक्स था, यक्स हमने मान लिया, तो वह हर साल 10% की कमी आ रही, 10% की कमी आ रही मतलब वो 90% बच रही होगी। तो यक्स का 90% बचेगी पहले साल के अंत में, फिर दूसरे साल के अंत में फिर उसका 90% बचेगी, फिर तीसरे साल में उसका 90% बचेगी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 9470 दी है। 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गए, 9 से भाग देते हैं, 9 एक नम 9, फिर 0 आ जाएगा, नपना 45 और 9 त्रिक 27, फिर 9 से भाग देते हैं, 9 एक नम 9, 9 एक नम 9 और 9 6 15 9 63, फिर 9 से भाग देते हैं, 13 नहीं एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 13,000। 13,000 3 वर्ष पूर्व उसकी वैल्यू रही होगी। 26 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो मान लिया संख्या कौन सी है? यक्स 1 मान ली, यक्स का 50% मतलब यक्स बटे 2 कितने के बराबर है? वाई के 1/3 से, वाई बटे 3। एक्स वाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 बटे 3। अब क्वेश्चन ने बोला इन दो संख्याओं का अंतर 7 है। यदि हमने x को मान लिया 2a और y को 3a तो अभी भी तो अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए कैंसिल हो जाएंगे। तो 2a फर्स्ट संख्या आपने मान ली और सेकंड 3a मान ली। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? इन दो संख्याओं का अंतर 7 है। तो 2a में और 3a में जब 2a घटाएंगे तो a आएगा, a की वैल्यू क्वेश्चन ने 7 दी है। तो पूछा तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणनफल करते हैं 3a इंटू 2a, इसकी वैल्यू पूछी है तो 3 दूना 6 और ए स्क्वायर करेंगे, ए की वैल्यू 7 है तो 49 आ गया, 6 9 54, 6 चौक 24 और 5 29, 294 अपना करेक्ट हो जाएगा। या तो आप बेसिक से इसको कर सकते हैं, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2y बराबर 0 के, और क्वेश्चन ने बोला था x माइनस वाई की वैल्यू 7 ऑलरेडी दी है, तो यहाँ से x और y मालूम चल जाएंगे। x कितना आ जाएगा? 14, y कितना आ जाएगा? 21। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर। एक फल विक्रेता के पास 24 किग्रा सेब थे, इनमें से कुछ सेब उसने 20% लाभ पर तथा शेष 5% हानि पर बेच दिए। यदि कुल फलों पर उसे 10% का लाभ हुआ तो उसके सेब हानि पर जितने सेब बचे थे बेचे गए थे उसकी वैल्यू पूछी थी कि कितने केजी हानि पर बिके थे। तो एलिगेशन से हम लोग चेक करते हैं, 24 किग्रा उसके पास सेब थे, ठीक है, कुछ सेब उसने 20% लाभ पर बेचे थे, तो 20% लाभ पर कुछ सेब उसने बेच दिए। फिर बोला शेष 5% हानि पर बेचा है, 5% हानि पर लिख लिया हम लोगों ने, और कुल लाभ रिजल्टेंट उसका कितने का हुआ? 10% का। एलिगेशन लगाते हैं, 20 में 10 घटाएंगे कितना आएगा? 10, और जब 10 में 5 माइनस का 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15, क्योंकि 10 पे -5 घटा रहे हैं, 15 आ गया। इनका रेशियो कितना आ गया? 3:2। मतलब 20% लाभ वाले 3 और 5% लाभ वाले 2 यूनिट रहे होंगे, 5% हानि वाले 2 यूनिट रहे होंगे। तो हानि वालों की वैल्यू पूछी है, 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, और 3 2 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने 24 ऑलरेडी दी है। पहली लाइन बोली है एक फल विक्रेता के पास 24 किग्रा सेब थे, तो 24 दूना 48 बटे 5 करेंगे, 5 नहीं 45, 5 छक्का 30, 9.6 kg आ जाएगा वजन हानि वालों का, 28 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 6% का कितना प्रतिशत 5% है? 6% का कितना प्रतिशत 5% है? मतलब 6% का कहा गया है तो 6% नीचे लिखा जाएगा,
5% ऊपर लिख लिया, 6% नीचे लिख लिया, इंटू 100। जैसा बोला वैसे कर दिया। 6% का 5% कितना है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 500/6 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 83.33%। करेक्ट आंसर अपना डी आ गया, 29 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। जब 201, 202, 203 डॉट डॉट को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या आएगा। इसको ऐसे ऑब्जर्व करना है। 201 लिखा है, 202 लिखा है, 203 लिखा है, 204 लिखा है, डॉट 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 260 लिखा है। तो 9 से जो विभाजित चेक करना है, तो 9 से विभाजित होने के लिए उनके अंकों का योग, ये जो पूरी संख्या जितनी 260 तक बनेगी उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं। तो अगर किसी संख्या क्रमागत संख्याओं के अंकों का योग निकालना है तो कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे 1 से लगा के 10 तक का निकालना है तो n+1/2 करते हैं, तब हमें मालूम चल जाएगा 1 से 10 तक की संख्याओं का योग। तो n अगर 10 लिख दिया तो 10 + 1 11/2 मतलब 5, 55 आ जाएगा 1 से 10 तक की संख्याओं का योग। हमें निकालना कितने का है, 1 से हम लोग इसको 2 पार्ट में निकालते हैं। जैसे 260 तक पूछा गया है तो पहले हम 1 से 260 तक का निकाल लें। कितना आएगा, n की जगह 260 हो गया, इंटू n+1 261 हो गया, अपॉन 2 करते हैं। 130 गुणे 261 हो जाएगा, 261। अब गुणा करते हैं, 0 13 1 हासिल और 13 छंका 78 और 1 79 7 हासिल, 13 दूना 26 7 33, 33,930 आ गया इसका 1 से लगा के 260 तक का संख्याओं का योग। अब हमें 1 से 260 तक नहीं चाहिए था, हमें 201 से 260 तक चाहिए था। तो 1 से 200 तक इसके जो पीछे संख्या थी उनको माइनस कर देते हैं। तो 1 से 200 तक का चेक कर लें, कितना आएगा, n+1 की वैल्यू 201 अपॉन 2, कितना आ गया, 2 से यहाँ कैंसिल हो गया, 20 1 00। अब इस दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो हमारी यहाँ तक की वैल्यूओं का पता चल जाएगा। पहली बार हमने 1 से 260 तक निकाला, दूसरी बार 1 से 200 तक निकाला। तो जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 260 वाली संख्याओं में 200 तक की संख्याओं का डिफरेंस करेंगे तो 60 तक की संख्याओं का योग मालूम चल जाएगा। 201 से 260 तक डिफरेंस करते हैं, कितना आएगा, 0 3 8 1 3। अब इसको अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर दें तो हमें मालूम चल जाएगा ये शेषफल क्या बचेगा। तो 9 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 9 × 9 4 48 आ गया, 9 × 45 3 आ गया, 3 3 हो गया, 9 × 27 6 0 बचा। और जब 6 0 बचा इसको 9 से भाग देंगे तो 9 6 54 6 शेष बच जाएगा। करेक्ट आंसर अपना सी हो जाएगा, 30 का सी। ओके, थैंक यू। सेट नंबर 11 अपना कंप्लीट हो चुका, 1 से सेट नंबर 11 कंप्लीट हो चुके हैं। यह अपना मैथ्स कंप्लीट रिवीजन बैच यूपीएसआई टारगेटेड है। अभी हम लोगों को जोड़ घटाना नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। एग्जाम के मैक्सिमम 30 दिन बचे हुए हैं तो हम लोगों को जोड़ घटाना पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों को ये देखना है कि बचे हुए टाइम पे कितना जल्दी हमारे पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने डेली पीवाईक्यू पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको इस वीडियो पे किसी भी क्वेश्चंस पे कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में उसको अपना डाउट रेज कर सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल के डिस्कशन ग्रुप में जुड़कर आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, द परसिस्टेंट ऑफिशियल। जहाँ पे पहले पे लिखा है टू गेट PDF वो अपने मेन चैनल की हो गई, और जहाँ पे लिखा है डिस्कशन ग्रुप के लिए ज्वाइन करें वो हो जाएगी अपने डिस्कशन ग्रुप की लिंक। तो आप लोग वहाँ से जाके डिस्कशन ग्रुप में जुड़ जाइए और जो भी आपके डाउट हैं वहाँ पे आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, या तो आपको मैनुअली बता दिया जाएगा या तो शॉर्ट वीडियो बनाकर वहीं पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 12 पे।